हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद गुनगुन। तो आज हम बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 5 का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। तो आई होप आपने इससे पहले वाले वन शॉट लेक्चर्स को देख लिया होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस चैप्टर। तो पहले हम समझ लेते हैं संगठन का अर्थ क्या होता है। तो संगठन को बतौर एक प्रक्रिया जो योजनाओं को कार्य के स्पष्टीकरण, कार्यशैली संबंध, योजनाओं को प्रभावपूर्ण ढंग से काम पर लगातार लागू करता है तथा चिन्हित एवं इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करता है के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि अब हमने प्लानिंग तो कर ली है, लेकिन अब हम उसको कार्य के रूप में एक पड़ाव, एक मतलब कार्य के रूप में उसको लागू करने वाले हैं। तो उसको हम क्या कहते थे? संगठन। अभी तक हमने प्लानिंग तक काम चालू नहीं किया है, लेकिन संगठन पर आके हमारा जो काम है वो शुरू हो जाता है कि हमें कैसे ऑर्गेनाइज करनी है चीज़ों को, कौन कौन सी जगह पर क्या चीज़ें लगेगी। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है। फिर हम बताते हैं संगठन की प्रक्रिया क्या होती है। तो कार्य की पहचान तथा विभाजन। पहले हम कार्य को पहचानते हैं कि हमें कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं। फिर उसका विभाजन करते हैं छोटे छोटे कार्यों में, ताकि हम लोगों को नियुक्त कर पाएँ और लोगों को उस काम के हिसाब से वो काम दे पाएँ। फिर आता है विभागीकरण, यानी कि हम कार्य को और छोटे छोटे समूहों में विभक्त करते हैं और जो समान क्रियाएं होती है उनको हम एक विभाग में डालते हैं, ताकि इसी को हम क्या कहते हैं? विभागीकरण, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो ये हमारा विभागीकरण। फिर थर्ड पॉइंट आता है कर्तव्य का निर्धारण। अब हमने काम को बांट लिया है, सभी क्रियाओं को, समान क्रियाओं को एक साथ कर दिया है। अब हमें जो लोग हैं उनको उनके कर्तव्यों के आधार पर उनको काम देना है, यानी कि जिसका जो पैशन है उसके हिसाब से हमें कर्तव्य उनको देने हैं, उनके हिसाब से काम देना है। फिर है फोर्थ, वृत्तांत रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना, यानी कि जो कर्मचारी है उसको ये पता होना चाहिए कि उसको किसके प्रति जवाबदेह होना है और उसको किससे आदेश प्राप्त करना है, ये उसको पता होना चाहिए। तो ये आता है वृत्तांत रिपोर्टिंग संबंध स्थापन में। फिर हम बताते हैं संगठन का महत्व क्या होता है, यानी संगठन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। विशिष्टीकरण के लाभ। जब हम काम को बांट देते हैं तो जो व्यक्ति उसमें काम कर रहा है वो स्पेशलिस्ट हो जाता है, एक बार बार उसी काम को करके। तो इसमें क्या होता है? विशिष्टीकरण के लाभ हमें मिलते हैं। कार्य करने में संबंधों का स्पष्टीकरण, यानी कि काम किससे हमें पूछना है कि ये काम हुआ या नहीं, तो ये क्या करता है? कार्य करने में संबंधों का स्पष्टीकरण करता है, ताकि हम एक व्यक्ति से जाकर पूछ सकें। फिर आता है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, यानी कि ये हमें बताता है कि हमें अपने संसाधनों का उपयोग कैसे यूज़ करना है, उसको कैसे बचा के यूज़ करना है। तो इसमें हमारा संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है, वेस्टेज नहीं होता। फिर आता है परिवर्तनों का अनुकूलन, यानी कि परिवर्तन आने पर भी क्या करते हैं? हम संगठन में चेंजेस कर सकते हैं, तो परिवर्तनों के अनुकूल होता है ये। फिर आता है प्रभावी प्रशासन, यानी कि मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है जब संगठन बनाया जाता है। फिर कार्मिकों का विकास, यानी कि जो कर्मचारी हैं उनको विकास होता है, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, उनका डेवलपमेंट होता है, तो संगठन से ये भी काम होता है। फिर आता है विकास एवं विस्तार, वही इसमें ट्रेनिंग मिलती है कर्मचारियों को और कुछ नया सीखने को मिलता है और उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। विकास तो उनके पूरे जीवन का होता है, और विस्तार यानी कि उनको कुछ ट्रेनिंग देकर उनका कुछ एक्सपेंड किया जाता है, ताकि वो उस काम को अच्छे से कर सकें। फिर आते हैं संगठन ढांचा। संगठन ढांचों के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, कार्यात्मक संगठन ढांचा और प्रभाग्य संगठन ढांचा। कार्यात्मक संगठन ढांचा वह है जिसको हम कार्य के आधार पर बांटते हैं, जैसे कि मान लो कि एक काम है, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हो गया, और एक परचेज डिपार्टमेंट हो गया, और एक जो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया। इसके आधार पर हम जब काम को बांटते हैं तो वो कार्यात्मक संगठन ढांचा। और जब प्रभाग्य संगठन ढांचा वो ढांचा होता है जिसको हम प्रोडक्ट के हिसाब से विभाग को बांटते हैं, जैसे कि हमारा एक प्रोडक्ट हो गया, फुटवेयर का प्रोडक्ट है, और हमारे जो क्लोथ्स का प्रोडक्ट हो गया, और जो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट है वो हमने अलग कर दिया। इसमें हम किसके हिसाब से बांटते हैं? प्रोडक्ट के हिसाब से बांटते हैं। कार्यात्मक संगठन ढांचे के लाभ कौन से हैं? पहला, विशिष्टीकरण के लाभ, यानी इसमें स्पेशलाइजेशन आता है। समन्वय की स्थापना, यानी कि कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है इसके अंदर। थर्ड आता है प्रबंध की कुशलता में वृद्धि, यानी कि जब इसमें कार्य के हिसाब से काम को बांटा जाता है तो इसमें जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। फिर फोर्थ है प्रयत्नों की न्यूनतम दोहराई, यानी कि हम सभी कार्यों को इन
कार्यों के हिसाब से करते हैं तो इसमें प्रयत्नों की यानी कि जो एक ही काम है उसको एक ही काम को वापस दोहराया नहीं जाता है। फिर आता है प्रशिक्षण में सहायक, ट्रेनिंग देने में आसानी होती है क्योंकि हमें पता है कि इस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग देनी है तो हम उस डिपार्टमेंट में दे देते हैं ट्रेनिंग। सभी कार्यों को समान महत्व यानी कि इस जो संगठन ढांचा है इसमें सभी कार्यों को समान महत्व दिया जाता है। इसके दोष क्या क्या हैं? संगठन ढांचा संगठनात्मक उद्देश्यों की अवहेलना यानी कि इसमें जो संगठन होते हैं वो अपने अपने उद्देश्यों को ही महत्व देते हैं और संगठनात्मक उद्देश्यों की हानि होती है इससे। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें कि उत्पादन विभाग अपनी साख जानने के लिए क्या करता है, उच्च क्वालिटी का माल तैयार कर सकता है। इस तथ्य को अनदेखा करते हुए कि बाजार में रुझान मध्य क्वालिटी माल क्रय करने का है, यानी कि वो अपने हिसाब से माल बना रहा है और बाजार में कुछ और मांगे तो वो क्या चला रहा है, अपनी मर्जी चला रहा है, तो इससे संगठनात्मक उद्देश्यों की अवहेलना होती है। फिर आता है अंतर विभागीय समन्वय में कठिनाई यानी कि जो अंतर विभागीय जो विभाग होते हैं उनमें क्या होता है, समन्वय कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, जिससे विभागों में क्या होता है, झगड़ा हो जाता है। फिर आता है हितों में टकराव यानी कि कौन से जो विभागीय अध्यक्ष है या कोई दूसरे विभाग का अध्यक्ष है उनके हितों में टकराव हो जाता है। ये संपूर्ण विकास में बाधा यानी कि इसमें पूरा विकास नहीं होता है, ये कर्मचारियों को पूर्ण विकास में बाधक होती है और इसमें एक छोटे से भाग का विशेषज्ञ बन पाता है कर्मचारी। फिर आता है प्रभागीय संगठन ढांचा, इसमें क्या लाभ होता है, उत्पाद विशेषज्ञता यानी कि प्रोडक्ट के हिसाब से हमें अपने जो जैसे हमें किसी डिपार्टमेंट में चेकिंग करनी है तो हम प्रोडक्ट के हिसाब से चेकिंग कर सकते हैं, तो उत्पाद विशेषज्ञता होती है। अधिक जवाबदेही, हम इसमें जल्दी से किसी की गलती को जल्दी से पकड़ सकते हैं तो अधिक जवाबदेही। लचीलापन यानी कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। विस्तार एवं विकास होता है। फिर इसके दोष क्या है, विभागीय संघर्ष, इसमें भी डिपार्टमेंट इश्यूज होते हैं। कार्यों का दोहराव होता है क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जो काम करने वाले, जैसे कि इसमें भी मानव संसाधन होंगे और इसमें विपणन मार्केटिंग होगा, क्रय करने का अलग डिपार्टमेंट होगा और उत्पादन का अलग होगा। फिर उसी में ये चारों काम भी होंगे और फिर ये जो तीसरा हमारा प्रोडक्ट है इसके अंदर भी ये चारों लगे होंगे, तो इसमें क्या होता है, कार्यों का दोहराव होता है। फिर आता है संगठनात्मक हितों पर ध्यान ना दे, यानी कि ये भी क्या करते हैं, संगठनात्मक हितों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये क्या प्रबंधक जो है वो बाकी संगठन के बारे में सोचे बिना अपने उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करता है सिर्फ। फिर नेक्स्ट आता है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने फॉर्म्स होते हैं, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। औपचारिक संगठन यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक संगठन से ही तात्पर्य किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए प्रबंधकों द्वारा तैयार किए गए ढांचे से। ये जो ढांचा होता है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, मैनेजमेंट यानी मैनेजर के द्वारा। इसके लक्षण क्या है, इसमें परिभाषित आपसी संबंध होता है, यानी इसमें बताया गया होता है कि किसको किससे संबंध रखना है। यह नियमों एवं कार्य विधियों पर आधारित होता है, ये कार्य विभाजन पर आधारित होता है, ये जानबूझकर स्थापित किया जाता है और यह अव्यक्तिगत होता है, यानी कि इसमें व्यक्तिगत कोई भावना नहीं होती है। फिर इसके लाभ क्या क्या है, उत्तरदेयिता निर्धारण में आसानी, यानी इसमें उत्तर देने यानी कि जवाब देने में आसानी होती है, कार्यों का दोहराव नहीं होता और आदेश की एकता संभव होती है, लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी होती है और संगठन में स्थिरता बनी रहती है। फिर दोष क्या है, इसमें काम में देरी होती है और पहल क्षमता की कमी होती है, क्योंकि कर्मचारी अपना आइडिया देना चाहता है तो वो आइडिया नहीं दे सकता। मानवीय संबंधों को समझ पाना कठिन, यानी कि इसमें जो मानवीय संबंध है वो थोड़े कम होते हैं। फिर आता है अनौपचारिक संगठन यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, काम करते समय व्यक्तियों में आपसी तालमेल अनायास से स्थापित होना तथा कर्मचारियों में सामाजिक संबंधों का तंत्र उदय होना अनौपचारिक संगठन कहलाता है। तो इसके लक्षण क्या है, औपचारिक संगठन पर आधारित, यानी कि जब इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें बातचीत करते करते ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, तो वो हमारा औपचारिक संगठन पर आधारित होता है। इसके लिखित नियम एवं प्रक्रियाएं नहीं होती। स्वतंत्र संदेशवाहन श्रृंखला, यानी कि कोई कभी भी किसी से बात कर सकता है, यानी स्वतंत्र संदेशवाहन श्रृंखला होती है। यह जानबूझकर स्थापित नहीं किया जाता, निश्चित ढांचा या रूप नहीं होता इसका। फिर इसके लाभ क्या है,
प्रभावपूर्ण संदेश वाहन, यानी कि इसमें जो हमारा कोई मैसेज इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो वो क्या होती है, प्रभावपूर्ण, यानी कि जल्दी से पहुंच जाती है। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति, हम जो समाज की आवश्यकताओं को जानना चाहते हैं तो उसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम अच्छे से जान सकते हैं। फिर आता है संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं उसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है दोष क्या होता है, ये अफवाहें फैलाता है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट इसका दोष यही है कि ये अफवाहें फैलाता है, ये परिवर्तन का विरोध करता है और समूह परंपराओं का दबाव इसके अंदर होता है, यानी कि एक ग्रुप की जो क्वालिटीज़ होंगी उसका क्या होगा, इसमें दबाव होता है। फिर आता है अंतरण। तो अंतरण से तात्पर्य एक उच्च पदासीन अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी को ऊंची से नीची स्थिति की ओर अधिकार प्रत्यायोजन करना है। अंतरण का क्या मतलब हो गया कि जो एक उच्च पदासीन अधिकारी है वो अपने अधीनस्थ कर्मचारी, अपने नीचे वाले कर्मचारी को क्या कर देता है, अधिकार का प्रत्यायोजन, यानी कि उसको अधिकार अपने दे देता है, कुछ अधिकार दे देता है, पूरे नहीं देता है। अधिकार अंतरण के तत्व कौन कौन से हैं, 3 तत्व हैं। अधिकार यानी अथॉरिटी, उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदेयता अकाउंटेबिलिटी। इसमें आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है कि अधिकार, उत्तरदायित्व और उत्तरदेय की तुलना कीजिए, तो आप ये लिख सकते हैं। अर्थ क्या होता है अधिकार का, अधिकार एक व्यक्ति के अपने अधीनस्थों को आदेश देने और अपनी स्थिति के दायरे में कार्यवाही करने के अधिकार को संदर्भित करता है। उत्तरदायित्व का क्या अर्थ होता है, उत्तरदायित्व सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति का दायित्व है, यानी कि उसको जो काम सौंपा गया है उस कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उसका जो उत्तरदायित्व बनता है वो व्यक्ति का दायित्व है। फिर आता है उत्तरदेता यानी जवाब देना। उत्तरदेता उत्तरदायित्व निभाने का दायित्व है, यानी अंतिम परिणामों के लिए जवाबदेह होना है। अंतरण मतलब उस कैसे प्रत्यायोजित किया जाता है, अधिकार इसे प्रत्यायोजित किया जा सकता है, उत्तरदायित्व इसे पूरी तरह से प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता और उत्तरदेता इसे कभी भी प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता, यानी कि हम इसका प्रत्यायोजित नहीं कर सकते क्योंकि जो उच्च पदासीन अधिकारी है उसको ही जवाब देना होगा। उद्गम, यह एक संगठन में औपचारिक स्थिति के कारण उत्पन्न होता है और यह प्रत्यायोजित अधिकार से उत्पन्न होता है। उत्तरदायित्व और उत्तरदेता उत्तरदायित्व से उत्पन्न किया जाता है। प्रवाह, यह नीचे की ओर बहता है, यानी कि उच्च पदासीन अधिकारी से निम्न पदासीन अधिकारी तक, क्योंकि श्रेष्ठ का अधीनस्थ पर अधिकार है, यानी कि जो श्रेष्ठ है उसका किस पर अधिकार है, अधीनस्थ पर अधिकार है। फिर आता है उत्तरदायित्व, यह ऊपर की ओर बहता है क्योंकि एक अधीनस्थ अपने श्रेष्ठ के प्रति जिम्मेदार होता है, यानी कि जो अधीनस्थ है वो अपने जो श्रेष्ठ है उसके प्रति क्या है, उत्तरदायित्व रखता है, यानी कि उसको जो काम मिला है वो अपने श्रेष्ठ के लिए उत्तरदायी होगा। उत्तरदेयता, यह भी ऊपर की ओर बहता है क्योंकि अधीनस्थ अपने श्रेष्ठ के प्रति जवाब दे रहे हैं, यानी कि जिसको काम मिला है वो ही अपने श्रेष्ठ को क्या देगा, जवाब देगा। तो ये उत्तरदेयता भी किसकी कहाँ प्रवाहित होती है, ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है। फिर आता है अंतरण का महत्व। इससे क्या होता है, प्रभावी प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा हो जाता है, जो कि क्योंकि इसमें अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय मिलता है। फिर आता है कर्मचारियों का विकास। इसमें कर्मचारियों को अपनी प्रतिभा कौशल का उपयोग करने के अधिक अवसर मिलते हैं, इससे कर्मचारियों का विकास होता है। कर्मचारियों को प्रेरणा, यानी कि अधीनस्थ जब अधिक उत्तरदायित्व अपने कर्मचारियों को काम देंगे तो इससे क्या होगा, जो कर्मचारी है वो प्रेरित होंगे, काम करने के लिए प्रेरित होंगे। फिर आता है विकास का सरलीकरण, यानी कि इसमें जो हमारा डेवलपमेंट है वो भी आसानी से हो जाता है। आत्मसम्मान का जो निर्माण करते हैं कर्मचारियों में और जो प्रोत्साहित महसूस करता है, इससे क्या होता है, कर्मचारी को मोटिवेशन मिलता है। फिर आता है प्रबंध सोपानिकी का आधार, यानी कि इसमें जो प्रबंध के पदानुक्रम ये आधार होता है और जो संगठन में प्रत्येक नौकरी की स्थिति का आनंद लेता है, ये हमारा प्रबंध सोपानिकी का आधार होता है। उत्तम सामंजस्य यानी कि बेस्ट कोऑर्डिनेशन इसके अंदर होता है, क्योंकि इसके अंदर 3 तत्व होते हैं अंतरण के, अधिकार, उत्तरदायित्व और उत्तरदेयता। तो
जो विभिन्न नौकरी से संबंधित शक्तियाँ होती है और कर्तव्य होते हैं वो उत्तरदायिता को परिभाषित करने में हमारी सहायता यानी मदद करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है विकेंद्रीकरण। टॉपिक हमारा आता है विकेंद्रीकरण क्या है, यानी कि जब एक अधिकारी अपने नीचे वाले अधिकारियों को अपने अधिकार बांट देता है तो वो क्या हो जाता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। और सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जब जो निर्णय लेने का अधिकार है वो एक के पास होता है। किसके पास होता है, एक के पास होता है, तो वो हमारा सेंट्रलाइजेशन हो। विकेंद्रीकरण से तात्पर्य उस विधि से है जिसमें निर्णय लेने का उत्तरदायित्व सोपानिक क्रम में विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जाता है। विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण। यदि निर्णय लेने का अधिकार केवल उच्च स्तरीय प्रबंधकों की हुई होता है तो वह संगठन केंद्रीकृत कहलाता है, और यदि यही अधिकार व्यापक रूप से वितरित किया जाता है तो वह विकेंद्रीकृत कहलाता है यानी डिसेंट्रलाइजेशन। फिर आता है विकेंद्रीकरण का महत्व क्या होता है। तो विकेंद्रीकरण से क्या होता है, श्रेष्ठ नियंत्रण होता है। श्रेष्ठ नियंत्रण यानी कि बेस्ट कंट्रोल होता है, ताकि हम किसी से जवाब पूछे तो वो तुरंत हमें प्राप्त होता है, तो श्रेष्ठ नियंत्रण कंट्रोल अच्छा होता है। अधीनस्थों में पहल भावना का विकास। इसमें अधीनस्थों को निर्णय लेने, शीर्ष अधिकारियों की गतिविधियों को करने का मौका मिलता है, इसलिए ये इसमें पहल भावना का विकास होता है। भविष्य के लिए प्रबंध की प्रतिभा का विकास, यानी कि जो भविष्य के लिए प्रबंध की प्रतिभा का विकास कैसे होता है, निर्णय लेने को मौका मिलता है उनको, और जो शीर्ष अधिकारी हैं उनकी गतिविधियों का करने को मौका मिलता है, इसलिए। फिर आता है शीघ्र निर्णय, यानी कि इसमें हम क्या ले सकते हैं, शीघ्र निर्णय लेते हैं, क्योंकि अधीनस्थों द्वारा कार्रवाई के बिंदु पर निर्णय लिए जाते हैं, तो जो अधीनस्थ है वो निर्णय ले लेते हैं क्योंकि उनको अधिकार है, और उच्च अधिकारियों से परामर्श या निर्देशों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता उनको नहीं होती है, तो शीघ्र निर्णय लिए जाते हैं। शेष प्रबंध को राहत, यानी कि जब उच्च अधिकारी अपने अधिकार थोड़े नीचे की तरफ प्रवाहित यानी विकेंद्रीकरण कर देता है, तो जो शेष प्रबंध है उसको राहत मिलती है। शेष प्रबंध को नियमित और समय लेने वाले कार्यों से भी राहत देता है, और वो जो शेष प्रबंध है वो अपनी महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। फिर आता है विकास को सरल बनाना। ये क्या करता है, जो डेवलपमेंट होता है उसको सरल बनाता है, उन्हें अपने विभाग के लिए सबसे अयुक्त तरीके से कार्य करने की अनुमति देता है, और विभागों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा यानी कि कंपटीशन देता है। फिर आता है अधिकार अंतरण एवं विकेंद्रीकरण में तुलना क्या है। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अधिकार अंतरण, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में तुलना क्या है। तो अधिकार अंतरण प्रकृति क्या है इसकी, अधिकार अंतरण आवश्यक कार्य है क्योंकि कोई भी व्यक्ति सभी कार्यों को अकेला नहीं कर सकता, यानी कि अंतरण तो हमें करना ही होगा क्योंकि एक व्यक्ति सभी कार्यों को नहीं कर सकता, इसलिए वो क्या करते हैं, थोड़े कार्य अपने जो निम्न पदाधिकारी है उसको अंतरित कर देता है। विकेंद्रीकरण क्या है, एक ऐच्छिक नीति है, यानी कि उसको हम चाहे तो कर सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं करें। नीति निर्धारण है, यह शीर्ष प्रबंधक के विवेक का अनुसार किया जाता है। कार्य की स्वतंत्रता, उच्च अधिकारियों का अधिक नियंत्रण होता है तो अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता कम होती है, यानी कि इसमें क्या होता है, जो उच्च अधिकारी उसमें अधिक नियंत्रण पाया जाता है, और इसमें कार्य प्रबंधकों पर नियंत्रण कम होता है, अतः कार्य करने की स्वतंत्रता अधिक होती है। फिर आता है स्थिति, यह एक प्रक्रिया है जिसका कार्य विभाजन में अनुसरण किया जाता है। यह शीर्ष प्रबंधकों द्वारा निर्धारित नीतियों का परिणाम है। फिर क्षेत्र, इसका क्षेत्र सीमित होता है क्योंकि इसकी सीमा उच्च अधिकारियों तथा उनके अधीनस्थ तक ही सीमित होती है, और इसका क्षेत्र विस्तृत होता है क्योंकि इसमें अधिकारों का अंतरण निम्नतम स्तर तक बढ़ाया जाता है। फिर आता है उद्देश्य, इसका उद्देश्य प्रबंधक का भार कम करने के लिए होता है, और इसका उपयोग अधीनस्थों का संगठन में भूमिका में वृद्धि करने के लिए उन्हें अधिक अंतरण किया जाता है, यानी कि अधिक जो शक्तियां हैं वो दी जाती है। तो ये था अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में तुलना, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको मार्क कर लेना है। तो ये था हमारा बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपके उसके सारे टॉपिक रिवाइज हो गए होंगे, और आप इससे अपने एग्ज़ाम से पहले भी रिवाइज कर सकते हैं इनके नोट्स को,
और इस नोट्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और जो इससे पहले वाले चैप्टर्स का वन शॉट हो गए हैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस लेक्चर को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी अपना रिवीजन कर सकें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।